हेलो फ्रेंड्स, एसकेला क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशन पे हमारी चर्चा जारी है। हमने अपने पिछले वीडियो में राज्यपाल के बारे में उनके नियुक्ति, योग्यता, पदावधि आदि पर चर्चा किया था। आज हम राज्यपाल के विभिन्न शक्तियों व कार्यों पर चर्चा करने वाले हैं। मित्रों, भारत के संविधान में राष्ट्रपति और राज्यपाल दो सर्वोच्च पद माने जाते हैं। अंतर केवल उनके शासित क्षेत्र का है, अर्थात उनके द्वारा जो शासित होने वाले क्षेत्र का है, उनके टेरिटोरी का है। आसान शब्दों में अगर इसे हम कहें तो इतने से ही समझ सकते हैं कि राष्ट्रपति को प्रदत्त शक्तियों और अधिकारों का अनुपालन सारे देश में होना अनिवार्य है, जबकि राज्यपाल को प्रदत्त शक्तियों और अधिकारों का अनुपालन सिर्फ उस राज्य तक ही सीमित है जिस राज्य का वह राज्यपाल है। राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रमुख होता है, जबकि राज्यपाल को एक राज्य का प्रमुख माना जाता है। आधिकारिक और लिखित रूप में प्रमुख होने पर भी दोनों पदों में समानता यह है कि यह कह सकते हैं कि दोनों पदों में जो समान बात है वो यह है कि दोनों प्रमुख नाम मात्र की सत्ता प्रमुख होते हैं। राष्ट्रपति के बारे में हम यहाँ ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। क्योंकि इसके बारे में हम पूर्व में काफ़ी चर्चा कर चुके हैं। अब हमें राज्यपाल के प्रमुख शक्तियों व कार्यों को देखना है। फ्रेंड्स, राज्यपाल की शक्तियों व कार्यों को व्यापक रूप से दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, और वे दो वर्ग कौन कौन हैं तो आप देख सकते हैं। ये दो वर्ग हैं जो जिसमें सबसे पहला क्या है कि पावर एंड फंक्शन एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, यानी जो है राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में शक्तियाँ व कार्य। और दूसरा है कि पावर एंड फंक्शन एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, अर्थात कि जो है केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल के क्या शक्तियाँ और क्या कार्य हैं। तो मित्रों, इन दोनों को अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के रूप में राज्यपाल के शक्तियाँ व कार्य क्या है। तो मित्रों, इसके बारे में आप नीचे देख सकते हैं। ये 4 पॉइंट हमने बताए हैं कि जो है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के रूप में राज्यपाल जो प्रमुख पावर हैं या शक्तियाँ हैं वह निम्नलिखित हैं। अर्थात पहला है एग्जीक्यूटिव पावर, सेकंड है आपका लेजिस्लेटिव पावर, तीसरा है आपका फाइनेंशियल पावर, और फोर्थ है जुडिशियल पावर और पावर ऑफ पार्डन। ठीक है, तो इन चारों जो 4 पावर हैं इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो मित्रों सबसे पहले आता है एग्जीक्यूटिव पावर। आप देख सकते हैं सबसे पहले आता है एग्जीक्यूटिव पावर। तो एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में हमको यहाँ पढ़ना है। मित्रों, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में हमने बताया था कि आर्टिकल 154 कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 154 स्पष्ट रूप से यह प्रोविज़न बताता है कि जो स्टेट का एग्जीक्यूटिव पावर है वो किस में वेस्टेड है, तो वो गवर्नर में वेस्टेड है, और जिसका इस्तेमाल वो क्या करे, या तो खुद इटसेल्फ स्वयं कर सकता है या अपने सबॉर्डिनेट ऑफिसरों के जरिए कर सकता है। तो ये चीज़ें हमने पूर्व में बताया था और फिर इस चीज़ को हम यहाँ भी चर्चा करेंगे। उसके बाद से आर्टिकल 166, आर्टिकल 164, आर्टिकल 163, ये सारे आर्टिकल इससे रिलेटेड हैं। आर्टिकल 166 से यह पता चलता है कि राज्य में कार्यपालिका से संबंधित सभी कार्य उस राज्य के राज्यपाल के नाम से ही किए जाते हैं। अनुच्छेद 164 अर्थात 164 के अनुसार राज्यपाल न केवल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है बल्कि उसकी सलाह पर राज्य की मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है। वह सामान्यतः राज्य की विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, परंतु अगर किसी एक दल को बहुमत न मिला हो तो ऐसे गठबंधन दलों के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है जिसके द्वारा विधानसभा में बहुमत प्राप्त करने की संभावना यानी प्रत्याशा होती है। वह मुख्यमंत्री की सलाह पर विभिन्न मंत्रियों के बीच मंत्रालयों का बंटवारा भी करता है। फ्रेंड्स, राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को भी नियुक्त करता है। ठीक है, अनुच्छेद
163 यानी आर्टिकल 163 से यह पता चलता है कि राज्यपाल के संवैधानिक प्रमुख के रूप में अपने कार्यों को पूरा करते समय राज्यपाल को राज्य की मंत्रिपरिषद, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होता है, के द्वारा सहायता और सलाह दिया जाता है। तो मित्रों, इसके बाद से जो सेकेंड नंबर पे जो पावर है वो है लेजिस्लेटिव पावर। अब हम इस पे चर्चा करने वाले हैं। चूंकि राज्यपाल राज्य के विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। हमने जब राष्ट्रपति के बारे में हम जब चर्चा कर रहे थे तो उस समय भी हमने बताया था कि राष्ट्रपति जो है संसद का एक अभिन्न अंग है। ठीक उसी प्रकार राज्यपाल भी जो क्या है, राज्य के विधानमंडल का एक प्रमुख अंग है। इसलिए उसके पास कुछ विधायी शक्तियां भी होती हैं। राज्यपाल को राज्य के विधानमंडल के सत्र को बुलाने और समाप्त करने का अधिकार होता है। वह राज्य के मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्य विधानसभा को भंग कर सकता है। आप देख सकते हैं इस संबंध में जो आर्टिकल 175 और ये 333 जो है इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल 175 के अनुसार वह राज्य विधानसभा के सत्र को, और जिस राज्य में दो सदन है यानी विधानसभा और विधान परिषद, वहाँ दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित कर सकता है। वह किसी एक सदन या दोनों सदनों को अपना संदेश भेज सकता है। आर्टिकल 333 यानी 333 से यह पता चलता है कि यदि किसी राज्य की विधानसभा के साधारण निर्वाचन के बाद राज्यपाल को यह लगता है कि विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का यानी एंग्लो इंडियन का कोई प्रतिनिधित्व आवश्यक है और उसमें उस समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, तो वह विधानसभा में उस समुदाय के एक सदस्य को नाम निर्देशित कर सकता है। मित्रों, जिस तरह से राष्ट्रपति लोकसभा में 2 लोगों को और राज्यसभा में 12 लोगों को नाम निर्देशित करता है, नॉमिनेटेड करता है, उसी तरह से राज्यपाल जो है विधानसभा में एक सदस्य को नाम निर्देशित करता है। यदि राज्य में विधान परिषद है तो राज्यपाल विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या के लगभग 1/6 यानी 1/6 भाग को नाम निर्देशित करता है। ये नाम निर्देशित सदस्य ऐसे लोग होते हैं जिनको साहित्य, विज्ञान, कला, सरकारी आंदोलन या समाज सेवा का विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव होता है। मित्रों, जो बिल होता है विधेयक के बारे राष्ट्रपति ये गवर्नर को कौन कौन से पावर होते हैं तो इसके बारे में आप देख सकते हैं कि किसी भी बिल को यानी राज्य के विधानमंडल के द्वारा पारित किसी भी बिल को कानून बनने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है कि राज्यपाल की सहमति जरूरी होती है। इस संदर्भ में राज्यपाल के पास कौन कौन से अधिकार होते हैं तो राज्यपाल के पास जो अधिकार होते हैं उनको 4, देखिए हमने ये बांट दिया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, राज्यपाल के जो पहला अधिकार है एसेंट यानी वह बिल को अपनी अनुमति दे सकता है। इस स्थिति में वह बिल कानून बन जाता है। अगर एसेंट देगा तो कानून बन जाएगा। दूसरा होता है वीटो, यह वह बिल पर अपनी अनुमति रोक सकता है। अगर ऐसा करता है तो वह बिल क्या हो जाएगा, कानून नहीं बन पाता है। तीसरा क्या है, तीसरा है रिटर्न यानी रिकंसिडरेशन के लिए वापस करना, कि वह उस बिल को अपने संदेश के साथ वापस भेज सकता है। लेकिन यदि विधानमंडल उस बिल को पुनः उसी रूप में या कुछ परिवर्तन के साथ पारित कर देता है तो राज्यपाल को उस पर सहमति देना होगा। और चौथी चीज़ क्या है कि रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट, मतलब ये रिकंसिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट के लिए जो है क्या करना है, रिजर्व रखने की बात हो रही है। कि कभी कभी ऐसा होता है कि गवर्नर किसी बिल को प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व रख लेता है, तो ऐसे में भी वह बिल को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। तो बिल को लेके गवर्नर के पास ये 4 तरह के पावर हैं कि वह अनुमति दे सकता है, वह अनुमति रोक सकता है, वह उसे संशोधन सहित के लिए वापस कर सकता है या राष्ट्रपति के पुनर्विचार के लिए उसको रिजर्व रख सकता है। तो मित्रों, अब क्या है कि इसके अलावा जो है राज्यपाल को ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर भी है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी है, जो आर्टिकल 213 यानी 213 में बताया गया है। तो इस मतलब कि राज्यपाल को इसके लिए ज़रूरत कब पड़ती है, तो इसके लिए राज्यपाल को उस समय जब राज्य का विधानमंडल सत्र में नहीं है तब वह अध्यादेश जारी करने की शक्ति रखता है। हालांकि राज्यपाल की यह शक्ति कुछ शर्तों के अधीन है।
जिनकी जानकारी अनुच्छेद 213 से ही मिलती है। ऐसे अध्यादेश को अगला सत्र आने पर विधानमंडल के सामने रखा जाना आवश्यक होता है, और यदि विधानमंडल उसे पहले ही अस्वीकृत न कर दे, पहले ही स्वीकृत न, तो वह अध्यादेश विधानमंडल के सत्र में आने की तारीख से 6 सप्ताह में वह स्वयं ही क्या हो जाएगी, अनइफेक्टिव हो जाएगी, निष्प्रभावी हो जाएगी। वह राज्यपाल के द्वारा भी किसी भी समय वापस लिया जा सकता है, ठीक है, परंतु विधानमंडल चाहे तो उस 6 सप्ताह की अवधि के दौरान उस अध्यादेश को पारित करके कानून का रूप देकर जारी रख सकता है। तो वास्तव में जो राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां हैं वह क्या है, उसकी विधायी शक्तियों का प्रयोग भी वह राज्य के विधानमंडल के माध्यम से ही किया जाता है, जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होता है। कहने का मतलब ये है कि राज्यपाल को जितने भी पावर हैं उन सारों का इस्तेमाल वह क्या करता है कि जो है मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है, ठीक है। अब इस कड़ी में जो तीसरा पावर है ये गवर्नर के पास, वो है फाइनेंशियल पावर। राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बिना, फाइनेंशियल पावर बस इतने जानना है कि राज्यपाल के बिना अनुमति के बिना धन विधेयक को राज्य के विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। जो राज्य के विधानसभा में वार्षिक बजट और पूरक बजट पेश किए जाते हैं तो वह राज्यपाल के नाम से ही प्रस्तुत किए जाते हैं, और जो आकस्मिक निधि होती है, राज्य की आकस्मिक निधि पर राज्य के राज्यपाल का ही नियंत्रण होता है। तो यहाँ बस ये 3 चीज़ें जाननी जरूरी थी। नेक्स्ट आता है कि जुडिशियल पावर और पावर ऑफ पार्डन, ये जो आर्टिकल 161 में बताया गया है। तो आर्टिकल 161 में वो बंद है, प्रोविजन है कि जिन विषयों पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का नियंत्रण होता है यहाँ आप देख सकते हैं आर्टिकल 160 में साफ साफ बताया गया है कि जिन विषयों पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का नियंत्रण होता है उन विषयों से संबंधित किसी विधि के विरुद्ध अपराध करने वाले किसी व्यक्ति को प्राप्त दंड को राज्यपाल क्षमा कर सकता है, या उसके दंड को कम कर सकता है, या जो है उसके दंड को कुछ समय के लिए सस्पेंड कर सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ हम लिख दिए हैं, या तो वो क्षमा कर देगा या फिर कम्यूट कर देगा, यानी उस दंड को कम कर देगा या उसको सस्पेंड कर देगा। परंतु राज्यपाल जो है जो सेंट्रल यानी जो संघ द्वारा निर्मित किसी कानून के विरुद्ध अगर अपराध किया गया है, देखिए ध्यान से कि राज्यपाल को संघ द्वारा निर्मित किसी कानून के विरुद्ध, तो संघ का मतलब यहाँ क्या है कि जो सेना न्यायालय होती है तो उनके विरुद्ध अगर कोई क्या कहते हैं दंडादेश दिया गया है तो उन मामलों में क्षमा दान करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। जैसे जिस तरह से राष्ट्रपति को सेना न्यायालय द्वारा किए गए दंड अथवा दंडादेश के मामले में क्षमा दान की शक्ति प्राप्ति है, तो राज्यपाल को ऐसी कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। यद्यपि राज्यपाल को मृत्यु दंड के क्षमा दान करने की शक्ति नहीं प्राप्त है। देखिए हम यहाँ क्लियर कर देना चाहते हैं कि राज्यपाल को जिस तरह से राष्ट्रपति को मृत्यु दंड के मामले में क्षमा दान करने की शक्ति प्राप्त है, उसी तरह से राज्यपाल को ऐसी शक्ति नहीं प्राप्त है। लेकिन मृत्यु दंड के जो क्या कहते हैं निलंबन, परिहार यानी उसको कम्यूट करना या उसको क्या कहते हैं रिड्यूस करना, ये पावर जो है राष्ट्रपति के समान ही है। तो मित्रों इसके बाद से हम जो है ये जो दूसरा पावर था राष्ट्रपति गवर्नर का, आप देख सकते हैं ये पावर एंड फंक्शन एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, कि केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल को कौन सी शक्तियां और कार्य प्राप्त है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करना चाहते हैं। तो मित्रों जैसा कि हमने बताया ऊपर, जैसे हम चर्चा कर चुके कि जो गवर्नर होता है उसको एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल, जुडिशियल आदि जितने भी पावर दिए गए हैं उनका प्रयोग करते समय राज्यपाल को राज्य की मंत्रिपरिषद के द्वारा सहायता और सलाह दिया जाता है। मतलब जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होने के नाते, स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के होने के नाते जितने भी उनको पावर हैं उन सारे पावर को एक्सरसाइज क्या करता है वो मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही करता है। तो इस प्रकार जो है राज्यपाल द्वारा ये सारी शक्तियाँ राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में प्रयोग की जाती हैं। परंतु राज्यपाल के पास कुछ अन्य शक्तियाँ भी होती हैं जो वह केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में प्रयोग करता है। इन शक्तियों को राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ
यानी डिस्क्रिशनरी पावर कहा जाता है। इसी को डिस्क्रिशनरी पावर के रूप में जाना जाता है। इसके अंतर्गत कुछ विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल राज्य की मंत्रिपरिषद के सलाह के बिना अर्थात स्वविवेक से भी कोई कार्य कर सकता है या कोई निर्णय ले सकता है। तो राज्यपाल की ये विवेकाधीन शक्तियाँ किन किन मामलों में है, तो यहाँ दो ही चीज़ का हम जिक्र करेंगे। एक तो आर्टिकल 356 का और दूसरा जो है बिल रिजर्व फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, जो राष्ट्रपति के विचार के लिए जो बिल आरक्षित रखे जाते हैं उनके बारे में। तो यदि राज्यपाल की यह राय है कि उस राज्य का शासन, हम आर्टिकल 356 के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं कि 356 को लेके गवर्नर को कौन सी डिस्क्रिशनरी पावर है। तो यदि राज्यपाल की यह राय है कि उस राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है या राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल हो गया है, विफल हो गया है, तो उस स्थिति में राज्यपाल राष्ट्रपति को राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर सकता है। चूंकि राज्यपाल इस शक्ति का प्रयोग स्वविवेक से करता है, इसीलिए यह उसकी विवेकाधीन शक्ति कहलाती है। यदि राज्यपाल की इस सिफारिश को राष्ट्रपति स्वीकार कर लेता है और राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू कर देता है, तो ऐसी स्थिति में राज्य की मंत्रिपरिषद को हटा दिया जाता है और राज्य की विधानसभा या तो भंग कर दी जाती है या उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। तो इस प्रकार राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य में राज्यपाल क्या हो जाता है, राष्ट्रपति की ओर से शासन का संचालन कार्य संभालता है। और अच्छा, दूसरी स्थिति आती है कि जब बिल जो है राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखा जाता है। राज्यपाल राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित किसी बिल को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। चूंकि राज्यपाल यह कार्य भी स्वविवेक से करता है, इसीलिए यह भी उसकी विवेकाधीन शक्ति कहलाती है। वस्तुतः राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ जो हैं उसका उपबंध संविधान में बहुत ही असाधारण और आपात स्थितियों में ही किया गया है। तथापि व्यवहार में ये शक्तियाँ राज्यपाल के द्वारा न केवल इन सारी परिस्थितियों में प्रयोग की जाती है, बल्कि कई बार ये शक्तियाँ अन्य समान शक्तियों की तरह भी सामान्य परिस्थितियों में प्रयोग की गई हैं। इसके परिणाम स्वरूप केंद्र और राज्य सरकारों के बीच अक्सर तनाव उत्पन्न हुए हैं, यानी विवाद उत्पन्न हुए हैं। तो अब जो विवाद उत्पन्न हुए हैं अर्थात कि कुछ ऐसे मामले आए हैं जिसमें गवर्नर जो क्या है अपने डिस्क्रिशनरी पावर को मिसयूज किया है, तो इससे विवाद खड़े हुए हैं। तो हम एक दो केस इसके बारे में चर्चा करना चाहेंगे कि आखिर किन किन मामलों में जो है ऐसी परिस्थिति पैदा हुई कि ये मामला कोर्ट तक पहुंचा। तो हमने देखिए लिख भी दिया है केस रिलेटेड टू डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर। तो दो केस पे हम थोड़ा चर्चा करेंगे। सबसे पहले कि ये एस.आर. बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। तो सर्वोच्च न्यायालय के कई ऐसे फैसले हैं जिनका समाज और राजनीति पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है। इन्हीं में से एक है 11 मार्च 1994 को दिया गया ऐतिहासिक फैसला, जो राज्यों में सरकारों को भंग करने की केंद्र सरकार की शक्ति को कम करता है। गौरतलब है कि जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे एस.आर. बोम्मई, तो इनको फ़ोन टैपिंग मामले में फंसने के बाद जो वहाँ के तत्कालीन राज्यपाल थे उन्होंने उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया। ठीक है, जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे एस.आर. बोम्मई, तो इनको फ़ोन टैपिंग मामले में जो ये फंस गए तो वहाँ के राज्यपाल ने इनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया था, जिसके बाद यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में पहुँचा था। सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय ने केंद्र सरकार द्वारा आर्टिकल 356 के व्यापक दुरुपयोग पर विराम लगा दिया गया। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी राज्य सरकार के बहुमत का फैसला राजभवन की जगह विधानमंडल में होना चाहिए। राष्ट्रपति शासन लगाने से पहले राज्य सरकार को शक्ति परीक्षण का मौका देना होगा। मित्रों, इस कड़ी में जो दूसरा केस है ये है रामेश्वर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। वर्ष 2006 में जो है इस पे डिसीजन आया था। वर्ष 2006 में दिए गए इस निर्णय में 5 सदस्यों वाली न्यायपीठ ने स्पष्ट किया था कि यदि विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है और कुछ दल मिलकर सरकार बनाने का दावा करते हैं तो इसमें कोई समस्या नहीं है,
चाहे चुनाव पूर्व उन दलों में गठबंधन हो या न हो। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अपने अगले वीडियो में हम जो है हाई कोर्ट पे चर्चा करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक व शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।